हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो हैं ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, अच्छी बात है। आज क्लास 2-3 दिन बाद हो रही है। रीजन ये था कि मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी हेल्थ में, स्टोन हो गया था तो दर्द काफ़ी था, तो इसलिए मैं 1-2 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा हूँ। तो 1-2 दिन 3 दिन क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब रही है, पर अब रेगुलरली क्लास आएगी। चलिए, आज हम लोगों को हमने अध्याय 4 खत्म कर दिया था, अध्याय 5 पूरा खत्म कर दिया था। आज अध्याय हम लोगों को 6 चालू करना है। अच्छा, अध्याय 5 में जो चीज हमने पढ़ी है उसी का जस्ट रिलेटेड ही अध्याय 6 में हमें पढ़ना है। अब 6 में हमें क्या चीज पढ़नी है, ये चीज मैंने कुछ चीजें बोर्ड में लिखी हुई है। अगर आपने इनके बारे में अच्छे से नहीं स्टडी किया, नहीं जाना, तो इसका मतलब है कि आप आगे आने वाले चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास आपको बहुत ही ध्यान से लेनी है, और जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं और जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको एक एक आप अपने नोट्स में उतारनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अध्याय 4, अध्याय 6 जिसका नाम है रेखा और कोण। इसमें मोस्टली हम लोग फोकस किसमें करेंगे? फोकस हमारा रहेगा रेखा पे और कोण पे। हालांकि हमने इसके पहले वाले अध्याय में हमने रेखा के बारे में भी पढ़ा था और कोण के बारे में अभी खैर उसके बारे में नहीं, लेकिन रेखा के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। रेखा पढ़ा था, रेखा खंड पढ़ा था, बिंदु पढ़े थे, सारी चीजें हम लोग पढ़ के आए। तो वही चीज यहाँ पे थोड़ी सी स्टडी करेंगे, फिर इसके बाद इसकी प्रश्नावली पर हम लोग बात करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं अध्याय 6 रेखा और कोण में। सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए कि रेखा खंड क्या होता है, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए किरण क्या होती है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए संदेश बिंदु क्या होते हैं, उसके बाद असंदेश बिंदु क्या होते हैं। मेजर मैंने 4 यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग ली है, जिसको आपको बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना है। मैं आपको समझाता रहूंगा, इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, आपको वो सारी चीजें आप अपने नोट्स में उतारनी है। बात करते हैं रेखाखंड की। रेखाखंड क्या होता है? इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने रेखाखंड के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया था। रेखा क्या होती है? रेखा ये होती है कि तल पर एक बिंदु अगर एक ही सीधी रेखा पर है तो उसको मिला के जो भी आकृति बनेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। सिंपल सी भाषा में हम लोग कह सकते हैं, क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अब आप एक चीज यहां पे गौर से समझिए, आप रेखा में एक चीज आप गौर से समझिए कि रेखा को हम दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन वहीं पर रेखाखंड को हम लोग अनंत तक बढ़ा नहीं सकते। रेखाखंड की एक फिक्स लंबाई होती है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो किसी रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो। अंत बिंदु क्या होते हैं? अंत बिंदु का मतलब होता है उसके बाद उस रेखा को हम बढ़ा नहीं सकते। जैसे मैंने कहा कि मैं एक रेखा ऐसे खींचता हूं, मैंने कहा कि ये एक रेखा है। एरो का मतलब आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं? एरो का मतलब है कि इसको भी अनंत काल तक पकड़ के इधर बढ़ाया जा सकता है, इसको भी पकड़ के इधर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। आप अगर लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हो तो उसमें इस एरो का बहुत महत्व होता है। यहां पे आप अपना कर्सर रखेंगे और इसको पकड़ के खींच देंगे ना तो ये अनंत तक बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि इसका मैं कुछ बीच का हिस्सा ले लूं, ये और ये मैंने माना कि 4 सेंटीमीटर का ये हिस्सा है, तो ये यहां पर ये जो 2 बिंदु है ना, इन्हीं को हम लोग अंत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब अंत बिंदु का मतलब है इसको, इस खंड को ना तो हम इधर बढ़ा सकते हैं ना तो हम इधर बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते। दो में से किसी भी पार्ट को, किसी भी बिंदु को हम लोग अनंत तक इंक्रीज नहीं कर सकते। अनंत क्या, हम उनको जरा सा भी बढ़ा नहीं सकते हैं। तो रेखा और रेखाखंड में आपको अंतर समझ में आए? रेखाखंड का मतलब होता है कि उसको हम बढ़ा नहीं सकते, उसके 2 अंत बिंदु होंगे और उन 2 अंत बिंदुओं के बाद उसे हम बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन जहां बात हम रेखा की करते हैं तो रेखा के जो बिंदु होंगे उनको अंत बिंदु ना कह के उनको कहते हैं कि उनके बिंदु है, और बिंदु को दोनों तरफ अनंत तक हम बढ़ा सकते हैं। रेखा और रेखाखंड में मेजर अंतर है कि उसको हम रेखा को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं, रेखाखंड को हम अनंत तक नहीं बढ़ा सकते। ये आपका मेजर अंतर है रेखा और रेखाखंड में। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो रेखाखंड की डेफिनेशन क्या है? एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हों रेखाखंड कहलाएगी। रेखाखंड कहलाएगी।
आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या लिखा है। हमने इस डेफिनेशन में लिखा कि एक रेखा का वह भाग, मैंने माना कि ये कोई रेखा है, इस रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, जैसे एक ये इसका मैंने एक भाग लिया, ये और ये, इसके मैंने दो अंत बिंदु कर दिए, एक ये अंत बिंदु कर दिया, एक ये अंत बिंदु। तो जो ये आकृति हमें यहां से यहां तक प्राप्त हुई है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेखा खंड कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? किरण और रेखा में यही अंतर है, मतलब रेखा और रेखा खंड में यही अंतर है, ठीक है। रेखा खंड रेखा का ही भाग होता है, आप ये अच्छे से कह सकते हैं। यहां पर आपका एक इक्वेशन भी अगर मैं बनाना चाहूं तो रेखा हमेशा बड़ी होती है किससे, रेखा खंड से बड़ी होती है, क्योंकि रेखा खंड किसका भाग होता है, रेखा का ही भाग होता है। किसका भाग होता है, रेखा का ही भाग होता है। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए अब बात हम करते हैं रेखाखंड, मैंने बता दिया आपको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं किरण के बारे में। किरण की डेफिनेशन क्या होगी? किरण की कोई डेफिनेशन नहीं होगी। आपने ये अक्सर अपने मम्मी पापा के मुंह से, अपने जाने वालों के मुंह से ये सुना होगा कि सूर्य की किरण आ गई। किरण का मतलब क्या होता है? किरण का मतलब आप अपनी जनरल लाइफ से ही समझ सकते हैं। सूर्य की किरण मतलब सूर्य एक तरफ स्थिर है, बात समझना, सूर्य एक जगह पे क्या है, स्थिर है, उसकी किरण चारों तरफ फैल जा रही है। मतलब आप समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या कुछ आ रहा है, आप यहीं से पकड़ सकते हैं। मतलब रेखा, एक रेखा का वह बिंदु, एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, दूसरा ना हो, केवल एक ही अंत बिंदु होगा, क्या कहलाएगी वो, किरण। एक अंत बिंदु होगा मतलब जैसे मैंने कहा कि ये कोई रेखा है, इसका केवल कोई एक अंत बिंदु है, जैसे एक अंत बिंदु है बस। उसके बाद इसके बाद अब चाहे इधर वाली आकृति को ले लो चाहे इधर वाली आकृति, दोनों क्या कहलाएंगे, आपकी किरण कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे, आपकी किरण कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, किरण कहलाएंगी। तो आपको किरण अच्छे समझ में आ गया। रेखाखंड आपको समझ में, रेखाखंड रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, क्या कहलाएगी, रेखाखंड कहलाएगी। किरण क्या होती है, रेखा का, एक रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अंत बिंदु हो, क्या कहलाएगी, आपकी किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। चलिए अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन लिख के हम लोग बात करते हैं संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु में। किरण क्या होती है, एक रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अंत बिंदु हो, उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। आप आकृति बना सकते हैं। ये मैंने एक रेखा खींची, इसका एक अंत बिंदु मैंने ये ले लिया, ये क्या हो गया आपका अंत बिंदु। अंत बिंदु मैंने इसके पहले आपको अच्छे से समझा दिया रेखाखंड में, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं। ये आपकी क्या हो गई, ये किरण हो गई, और इसी तरीके से ये आपकी क्या हो गई, किरण हो गई। आई होप आपको किरण अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं संरेख बिंदु। बिंदु आपको पता है डॉट, ठीक है। तल पर एक ऐसी आकृति जिसका ना तो कोई आकार हो और ना ही कोई आकृति हो, वो क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। अब बिंदु से संरेख बिंदु क्या होते हैं? तो संरेख बिंदु का मतलब होता है, संरेख मतलब होता है सीधा, और बिंदु मतलब बिंदु होते हैं। मतलब कहने का कि ऐसे बिंदु जो सीधी रेखा पे हो, क्या कहलाएंगे, आपके संरेख बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संरेख बिंदु कहलाएंगे। अब इसके जैसे मैंने कहा, और इसको डीपली समझते हैं, जैसे मैंने कहा ये तीन, ये देखो सीधी रेखा पे हैं आपके, तो ये क्या कहलाएंगे, तीनों बिंदु आपस में मिलके। क्या, अच्छा हाँ, एक चीज आपको और अच्छे से समझ में आनी चाहिए। संरेख बिंदु को समझने के लिए कम से कम आपके पास तीन बिंदुओं का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब तीन बिंदु आपके पास होने चाहिए। तीन हो, तीन से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। तीन से कम में आपका संरेख वहां पे नहीं बता सकते हैं आप। तो संरेख बताने के लिए कम से कम, मैं नोट में लिख दूंगा, संरेख बताने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो हमें तीन बिंदुओं की आवश्यकता होती है। कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तीन बिंदुओं की आवश्यकता होती है। समझ में आई बात? तो ऐसे बिंदु जो एक सीधी रेखा पे हो, या फिर आप कह सकते हैं तीन या तीन से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही सीधी रेखा पे हो, क्या कहलाएंगे, आपस में संरेख बिंदु कहलाएंगे। और असंरेख जिस किसी का उल्टा हो जाएगा। तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक ऐसे बिंदु जो एक सीधी रेखा पे ना हो, असंरेख बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, असंरेख बिंदु कहलाएंगे। तो आई होप आपको असंरेख बिंदु अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकी डेफिनेशन क्या होगी, तीन या तीन से अधिक ऐसे
बिंदु जो एक सीधी रेखा पे हों, सीधी रेखा पर हों, वे संरेख बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। आपको समझ में आया? आप ऐसे कर सकते हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और आप ले सकते हैं कुछ भी, जैसे मैंने ले लूं ऐसे खड़ा ले लो 1 2 3। ये सभी आपके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। बात आपको समझ में आ रही? ये सभी क्या है? ये 3 3 का पेयर ले लो आप, ये सभी आपस में क्या है? ये सभी आपस में संरेख बिंदु है। क्या है? संरेख बिंदु। अच्छा, नोट मैंने कहा था, तो नोट क्या हो जाएगा? नोट संरेख बिंदु ज्ञात करने के लिए कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता होती है? संरेख बिंदु ज्ञात करने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो संरेख बिंदु ज्ञात करने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं का होना जरूरी है। बात समझ में आई आपको कि संरेख बिंदु ज्ञात करने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? तो संरेख बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। असंरेख बिंदु, यही डिफिनेशन है, 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक सीधी रेखा पे ना हो, क्या कहलाएंगे आप? ये असंरेख बिंदु कहलाएंगे। डिफिनेशन लिख लो, 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक सीधी रेखा पर ना हो असंरेख बिंदु कहलाएंगे। असंरेख बिंदु कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अब इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, कुछ भी कर लो। तो ये सभी आपके क्या हैं? ये असंरेख बिंदु है। क्या है आपके? असंरेख बिंदु है। समझ में आया आपको? रेखाखंड आपको अच्छे से समझ में आया होगा, किरण समझ में आया होगा, संरेख बिंदु समझ में आया, असंरेख बिंदु समझ में आया। रेखाखंड मैं एक बार फटाफट जल्दी से दोहरा दे रहा हूं। रेखाखंड क्या होता है? एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड कहलाती है। किरण क्या होती है? एक रेखा का वह भाग जिसमें केवल एक अंत बिंदु होता है, क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। संरेख बिंदु क्या होते हैं? 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक सीधी रेखा पे होते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके संरेख बिंदु कहलाते हैं। असंरेख बिंदु 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक सीधी रेखा पे ना हो, क्या कहलाते हैं? आपके असंरेख बिंदु कहलाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद आगे बात करते हैं कुछ और डिफिनेशन जो आपको समझते हैं, फिर इसके बाद प्रश्नावली पर उतरते हैं। नोट कर लो, इसके बाद बात करते हैं आगे। चलिए दोस्तों, नोट हो गया आप लोगों का। अब हम बात करते हैं इसके आगे की, थोड़ा सा एंगल की बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इंग्लिश में इसको एंगल कहते हैं। इसको समझने बहुत जरूरी है। और अब हम इस स्लाइड में बात करेंगे कोण के प्रकार के बारे में। कोण के प्रकार, आपने आज तक कोण तो बहुत सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, नो डाउट, लेकिन कोण की डिफिनेशन नहीं पढ़ी होगी। दावे के साथ कह सकता हूं कक्षा 9th का बच्चा कोण की डिफिनेशन नहीं बता पाएगा। तो आप इस वीडियो में कोण की डिफिनेशन अच्छे से सीखेंगे। चलिए बात करते हैं। और कोण किससे निकल के आएगा? तो कोण हमारा निकल के आता है किरण से। क्या निकल के आता है? कहां से? किरण से। तो आप किरण की डिफिनेशन आपको पता है ना, रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अंत बिंदु होता है, क्या कहलाता है? आपका किरण कहलाता है। इतनी चीज समझ में। अब एंगल की परिभाषा क्या होती है समझना। जब दो किरणों का एक ही अंत बिंदु होता है, अंत बिंदु हो तो वह एक कोण का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? वह एक कोण का निर्माण करती हैं।
आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आई होंगी, छोटी मोटी चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी, वो मैं चित्र से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। क्या लिखा है, जब दो किरण बना लेते हैं, एक किरण ये गई, दो किरण का एक ही, इस चीज पे फोकस करिएगा, इस चीज पे एक ही अंत बिंदु, इस चीज पे फोकस करिएगा, मतलब उसका अंत बिंदु क्या होना चाहिए, एक ही, दो किरण हो और उसका अंत बिंदु एक। तो मैं एक किरण और बना लेता हूं ये। अब देखो दो अंत बिंदु हो तो एक कोण का निर्माण करते हैं, तो जो ये बीच में गैपिंग बचती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, इसी को हम लोग कोण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कोण कह देते हैं। आपको समझ में आ रहा है कोण क्या होता है? जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से एक ही अंत बिंदु हो तो वह एक एंगल का निर्माण करती हैं, वह एक कोण का निर्माण करती हैं। आइए अब अभी एंगल में भी आप कुछ चीजें समझ लीजिए। देखो जो दो अंत बिंदु होता है ना, इसी को हम लोग शीर्ष बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, शीर्ष बोल देते हैं। और ये जो होती है ना, ये भुजाएं कहलाती हैं। जो दो किरणें होती हैं ये क्या कहलाती हैं, आपकी भुजाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, भुजाएं कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ये था एंगल के बारे में, एंगल की डिफिनेशन और कुछ चीजें आपको जो पता होना चाहिए। शीर्ष क्या होते हैं, जो दो अंत, जो कॉमन अंत बिंदु होता है वही उसका शीर्ष कहलाता है कोण का, और जो किरणें होती है वो आपस में क्या कहलाती है, भुजाएं कहलाती हैं। डिफिनेशन क्या होती है, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु, दो किरणों का एक ही अंत बिंदु होता है तो जो आकृति का निर्माण करती हैं, आकृति बोल सकते हैं हम, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोण कह देते हैं। तो कोण की परिभाषा समझ में आई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की, कोणों के प्रकार की बात करते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो वैसे तो देखा जाए तो मोस्टली तो कोण हम लोग जो पढ़ते हैं वो कोण तीन प्रकार के पढ़ते हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, यही पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कोण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण हमारे 7 प्रकार के होते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण 7 प्रकार के होते हैं। देखते हैं एनसीईआरटी में कितने प्रकार के दिए गए हैं। एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं वो आपके 5 प्रकार के कोण दिए गए हैं। कितने प्रकार के दिए गए हैं, 5 प्रकार के। चलिए हम 7 प्रकार के आपको बताते हैं। पहला आपका होता है शून्य कोण। क्या होता है, शून्य कोण। अब इनकी विशेषताएं भी बताऊंगा। फिर इसके बाद आता है न्यून कोण, न्यून कोण। फिर इसके बाद आता है आपका सम कोण, सम कोण। फिर इसके बाद चौथा आता है अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है। फिर इसके बाद पांचवें में बात करते हैं ऋजु कोण, ऋजु कोण, ऋजु कोण। 5 हो गए आपके। अब 6 में बात करते हैं वृहद कोण, वृहद कोण। और 7वां जो होता है आपका वो संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण, ये संपूर्ण कोण भी आप संपूर्ण कोण बोल सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण कोण। बात समझ में आई आपको? कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण आपके 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, शून्य कोण, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, वृहद कोण और संपूर्ण कोण। अब इनकी डिफिनेशन। अब अच्छा मैं कोण को थीटा से डिनोट करूंगा, यहां नोट लिख दो यहीं पे। कोण को किससे डिनोट करूंगा, आपको समझने में आसानी हो, कोण बराबर थीटा, और थीटा से हम लोग डिनोट भी करते हैं। ठीक है, इसको, इस आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा बोलते हैं, थीटा। ठीक है, आप भूलेंगे नहीं इसको जरूर। छोटी छोटी चीजें लिख के चलिए, आपकी मैथ डेफिनेटली अच्छी होगी। छोटी छोटी चीजें, बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता होता कि ये आकृति किसकी है, तो ये आकृति थीटा कहलाती है। और थीटा का मतलब क्या होता है, कोण होता है। चलिए, शून्य कोण में थीटा का मान क्या हो जाता है, थीटा का मान 0 हो जाता है। न्यून कोण में थीटा का मान, जो थीटा है हमारी, वो 0 से तो अधिक होती है लेकिन 90 से कम होती है। 90 से कम मतलब 90 बड़ा हो गया, और 0 से बड़ा होता है। तो थीटा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है न्यून कोण में। अब बात करते हैं सम कोण में। सम कोण में थीटा सीधा सीधा क्या हो जाता है हमारा, 90 अंश हो जाता है। अधिक कोण में यही थीटा हमारा यही थीटा हमारा किससे, 90 से तो अधिक होता है, मतलब 90 से बड़ा होता है, और 180 से क्या होता है हमारा, छोटा हो जाता है। 180 से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ऋजु कोण की बात करें तो थीटा सीधा सीधा क्या हो जाता है, 180 अंश का बना लेता है। अच्छा हाँ, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। ये भी आप छोटी छोटी चीजें जानते चलो। इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, इसको थीटा बोलते हैं, और थीटा का मतलब कोण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वृहद कोण। वृहद कोण का मतलब होता है थीटा बीच में रहेगा, 180 से तो बड़ा होगा वो कोण, और 360 से छोटा होगा, और अंत में जो आपका संपूर्ण कोण होगा उसमें थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो आई होप आपको कोणों के प्रकार अच्छे से समझ में आए होंगे। ये क्या होते हैं, सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, पता मैंने बता दिया।
ज्यादा डीप में मत जाइए, जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगी, बस आप नोट करते रहिए और दिमाग में रखते रहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, इसको नोट करिए, फिर इसके बाद बात करते हैं आगे। नोट कर लो इसको फटे से। चलिए दोस्तों, नोट हो गया आपका। अब हम बात करते हैं पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्य कोण, रैखिक युग्म। ये भी कोण ही है, युग्म मत समझना। देखो इस स्लाइड में हम मोस्टली बात करेंगे, जो इस प्रश्नावली में है, इस प्रश्नावली में हम बात करेंगे दो कोणों के बारे में, ठीक है। दो कोणों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, और दो कोणों में हम क्या कहेंगे, मतलब एक तरीके से समानताओं और असमानताओं की बात करेंगे। एक कोण की, सिंगल कोण की बात नहीं होगी। अब हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ दो कोण की बात करेंगे। तो यहां पे कितने कोण लेके चलेंगे हम लोग, दो कोण लेके चलेंगे, दो कोण। कोण समझ में आ गया था ना, कोण की डिफिनेशन मैंने बताई थी। अब बात करते हैं पूरक कोण क्या होते हैं। तो ऐसे दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं ऐसे कोण जिनका योग कितना हो, 90 अंश हो, 90 अंश हो, वे आपस में क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब कहने का कि θ1 प्लस θ2, θ1 पहला कोण, θ2 दूसरा कोण, इसका योग कितना होगा, 90 अंश। तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे, θ1, θ2, ये क्या कहलाएंगे आपको, पूरक कोण कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई आपकी। समझ में आ गया। दो कोण, ऐसे दो कोण या ऐसे दो कोण, यहां पे लिख लो, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, वे आपस में क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। मैंने ये बताया। संपूरक क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 180 अंश हो, क्या कहलाएंगे, संपूरक का मतलब पूरा। आप इसके डेफिनेशन से ही समझ रहे, इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि संपूरक का मतलब क्या होता है। संपूरक का मतलब होता है पूरा, टोटल, ठीक है। तो ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश है, 80 अंश हो, उन्हें समपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं। θ1 प्लस θ2 बराबर अगर 180 अंश हो जाए तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, θ1, θ2 आपस में क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपके, संपूरक कोण कहलाएंगे। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो आसन्य कोण और रैखिक युग्म, ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, इसमें माइनर सा अंतर होता है। वो अंतर आप समझ जाएंगे तो रैखिक युग्म और आसन्य कोण आप आसानी से समझ जाएंगे। अब बात हम करते हैं आसन्य कोण की, ठीक है, कि दो कोण आसन्य कब कहलाएंगे, आसन्य कोण कब कहलाएंगे। देखो पूरक कब कहलाएंगे, जब उन दोनों का कोण 90 अंश, योग 90 अंश हो। संपूरक कब कहलाएंगे, जब उन दोनों का योग 180 अंश हो। अब आसन्य कोण कब कहलाएंगे, तो देखते हैं। इनकी 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। आसन्य कोण होने की 3 शर्तें होती हैं, 3 शर्तें होती हैं। कितनी शर्तें होती है, 3। ये अगर तीनों शर्त, यदि दो कोण तीनों शर्त का पालन करते हैं तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, आसन्य कहलाएंगे। आइए वो 3 शर्तें पहले जान लेते हैं। पहली शर्त क्या होती है, दोनों कोणों का शीर्ष पता है ना, शीर्ष मैंने बताया था इसके पहले वाली स्लाइड में, जहां से दो भुजाएं निकल रही होती है, दो किरणों का अंत बिंदु क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। दोनों कोणों का शीर्ष एक ही होना चाहिए, एक ही हो। पहली शर्त तो आपकी ये है। दूसरी शर्त क्या है, दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाओं में एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाओं में
एक भुजा कॉमन, या इसको हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं, दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाओं में एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। ठीक है। अब तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है जो बाकी दो भुजाएं बची हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत या अपोजिट साइड होनी चाहिए, विपरीत तरफ होनी चाहिए। ठीक है। तो क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत अपोजिट इसको कहते हैं, विपरीत साइड या फिर तरफ, विपरीत तरफ बाकी दो भुजाएं होनी चाहिए। अब मैंने इतनी सारी चीजें लिखी, लिखना तो आपको किताबें भी मिल जाएगा, लेकिन अब बात करते हैं हम लोग समझने की। तो जैसे मैंने एक चित्र बनाया, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये पहला कोण थीटा है, ये दूसरा कोण थीटा 2 है, ये L है, ये M है और ये N है। ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने बना दिया आपको एक चित्र। अब बात समझना, इन दोनों कोणों का शीर्ष क्या है? एक ही है। पहली शर्त हमारी कंप्लीट हुई कि एक ही शीर्ष हो। ठीक है। उभयनिष्ठ रेखा भी होनी चाहिए भाई, थीटा 2 भी M रेखा पे आके मिल रहा है, थीटा 1 भी M रेखा पे आके मिल रहा है, तो एक भुजा इसमें क्या हो गई? ये वाली भुजा कॉमन हो गई। ठीक है। ये क्या हो गई? भुजा M कॉमन हो गई। दूसरी शर्त भी हो गई, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत तरफ बाकी दो भुजाएं होनी चाहिए। उभयनिष्ठ भुजा है, एक भुजा उसकी इस तरफ हो, एक भुजा एक इस तरफ हो, तो देखो दोनों विपरीत तरफ हैं, दोनों एक तरफ नहीं है, तो ये दोनों कोण आपके क्या कहलाएंगे? थीटा 1 कॉमा थीटा 2 क्या कहलाएंगे? आपके आसन्न कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आपके आसन्न कोण कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझ में आ रही? आसन्न कोण आपको समझ में आ गया होगा इस चित्र से। बाकी अभी प्रश्नावली में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। अभी आप केवल शर्तें समझिए और समझिए कि आसन्न कोण ज्ञात कैसे करते हैं। अब बात करते हैं रैखिक युग्म की। रैखिक युग्म में कुछ नहीं होता, आसन्न कोण की शर्तें प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होने चाहिए? अगर ये 180 हो गए, देखो अगर सिर्फ 3 शर्तें फॉलो कर रहे हैं तो वो कोण क्या कहलाएंगे? आपस में आसन्न कोण कहलाएंगे। यदि वो 3 शर्तें तो पूरी कर ही रहे हैं प्लस उन दोनों का योग 180 है तो वो क्या कहलाएंगे? आपके रैखिक युग्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आपके रैखिक युग्म कहलाएंगे। इसका चित्र कैसे बनेगा? एक सीधी रेखा ले लेते हैं, एक रेखा को ऐसे कर देते हैं, ये थीटा 1 हो गया और ये थीटा 2 हो गया। अब आपको देख के ही लग रहा है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो जाएगा? 180 अंश। और ये तीनों शर्तें भी कर रहा है, एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, एक उभयनिष्ठ रेखा हो, दोनों विपरीत साइड हो, तो ये थीटा 1 कॉमा थीटा 2 क्या कहलाएंगे? आपके रैखिक युग्म कहलाएंगे। रैखिक युग्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? युग्म कहलाएंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा रैखिक युग्म और आसन्न कोण में अंतर कुछ नहीं होता है। तीनों शर्त इसमें भी फॉलो होती है, तीनों शर्त इसमें भी फॉलो होती है, प्लस इसमें आसन्न कोण नॉर्मल हो जाता है। इसमें अगर दोनों कोणों का योग 180 अंश आ जाता है तो वो दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे? रैखिक युग्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रैखिक युग्म कहलाएंगे। आई होप आपको ये स्लाइड में जितना भी मैंने बताया बहुत अच्छे समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो रिवर्स करके भी देख सकते हैं। ठीक है। नोट कर लो। इसके बाद एक केवल लास्ट स्लाइड बची हुई है, फिर इसके बाद इस क्लास को अंत करते हैं। नोट कर लो, फिर इसके बाद बात आगे करते हैं। चलिए दोस्तों, नोट हो गया आपका। अब हम बात करते हैं लास्ट स्लाइड आज की, प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं। अब प्रतिच्छेद रेखा नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको बता दूंगा। फिर अभिग्रहित 6.1, अपग्रहित 6.2, देखो यहां पे नहीं डाला हमने, 6.2। बस आज की क्लास को यहीं पे खत्म कर देते हैं। जो भी बेसिक था मैंने इस क्लास में सब कुछ इसी क्लास में पढ़ाने की कोशिश किया। थोड़ी लंबी क्लास हो गई है वो बात अलग है, लेकिन इसी क्लास में मैंने इस
अध्याय 6 के पूरे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिए। अब जब तक आप अध्याय 6 पढ़ेंगे तो कोई कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा आएगा तो मैं क्लास के साथ में आपको बताता चलूंगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं। प्रतिच्छेद वे रेखाएं होती हैं जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं, तो ये दोनों रेखाएं आपस में, दो या दो से अधिक रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को काट देती हैं तो क्या कहलाती हैं आपकी? प्रतिच्छेद कहलाती है, प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है, प्रतिच्छेद रेखा कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेद रेखा कहलाती हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपको? जब दो या दो से अधिक रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो वे रेखाएं क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेद रेखा कहलाएंगी, ठीक है। बस समझ में आई आपको? मतलब दो या दो से अधिक, दो भी हो सकती हैं, दो से अधिक भी हो सकती हैं, ऐसे कितनी भी रेखाएं होती हैं जब एक ही बिंदु पर काट रही होती हैं, अलग बिंदु पर भी काट सकती है, सर नहीं, बस उनको काटना चाहिए तो क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेद रेखा कहलाएंगी। अप्रतिच्छेद रेखा क्या होगी? जब दो या दो से अधिक रेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? आपके अप्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएंगी। वो डिफिनेशन में नहीं लिखा रहा, उतना आपको इंपॉर्टेंट भी नहीं है। प्रतिच्छेद रेखाएं आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं। क्या होती हैं? जब दो या दो से अधिक रेखाएं आपस में एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो वे रेखाएं आपस में क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं इसी चैप्टर अध्याय 6 के अभिग्रहित 6.1 और 6.2 की। कह क्या रहा है समझने की कोशिश करना। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो, मतलब एक रेखा कोई है, उस पर कोई किरण खड़ी हो तो बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए, पैरेलल, दोनों तरफ 90 अंश का कोण होना चाहिए। जो ये अवग्रहित कह रही है वो मैं बता रहा हूं आपको। खड़ी हो तो इस प्रकार से दो कोण, ये एक कोण भाई ये बनेगा जिसको थीटा वन कहेंगे, ये कोण ये बनेगा जिसको थीटा टू कहेंगे। दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। आपको देखने से भी लग रहा है कि 180 अंश ही होगा दोनों कोणों का योग। इसका कहने का मतलब ये है कि एक रेखा पर यदि कोई दूसरी खड़ी रेखा आपस में सीधी गिरती है तो उन दोनों